तत्व की सर्वप्रथम इस शब्द की प्रयोग 1661 में रॉबर्ट बॉयल द्वारा की गई थी और इस शब्द का परिभाषा 1743 से 1794 के बीच में एंटनी लॉरेंट लेवोशियर ने इसकी यूज की थी। तो इन्हें जनक भी कहा जाता है रसायन विज्ञान का। तो ये तत्व की परिभाषा देने वाले थे लेवोशियर। तो इन्होंने तत्व की परिभाषा यह दी कि तत्व वह पदार्थ है, वह मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो तत्व है वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तो ये तत्व की परिभाषा हो गई। और एक परिभाषा हम लिख सकते हैं कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर तत्व की परिभाषा हो गई। अगर हम तत्व को बोले कि तत्व कितने प्रकार से होते हैं या उनके लक्षण क्या हैं, तो तत्व के लक्षण की अगर बात करें तो पहला लक्षण उसका यह है कि यह एक शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि अब यह विभाजित नहीं हो सकता, शुद्ध या सरल पदार्थ होता है। दूसरा अगर बात करें कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और इसे किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के संयोग से तत्व का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अन्य पदार्थों से संश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तत्व की मुख्य परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं तत्वों को कितने प्रकार से विभाजित की जाती है। तो तत्व का वर्गीकरण देखते हैं। तो तत्व को मूल रूप से 3 भाग में विभाजित की जाती है। पहला भाग जिसे हम धातु कहते हैं, दूसरा भाग जिसे हम अधातु कहते हैं नॉन मेटल, और तीसरा भाग जिसे हम उपधातु कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और इसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो धातु की बात करें तो धातु की एक अलग विशेषता होती है, अधातु की अलग और उपधातु की अलग विशेषता होती है। और धातु और अधातु के अलावा इनके बीच में अगर किसी प्रकार के कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनकी विशेषता कुछ धातु से कुछ अधातु से मिलती है, तो उसे हम उपधातु कहते हैं। तो धातु की अगर हम परिभाषा समझें तो धातु की अवस्था कैसी होती है, ये ठोस, अधिकतर ठोस पाए जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकते हैं, अपने से अलग करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो वो एक धनायन बनाएगा। दूसरा अगर बात करें तो ठोस अवस्था होती है, कुछ अपवाद भी हैं जैसे मरकरी। सामान्य तापमान पर मरकरी जो होता है, Hg मरकरी जो होता है, पारा जो होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आगे इसकी विशेषता देखें तो इसका घनत्व, जितने भी धातु होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है। इनके अंदर ध्वनिता पाई जाती है। ध्वनिता का अर्थ होता है कि जब दो धातु को आपस में टकराया जाए तो उसमें से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हो, इसलिए उसे हम ध्वनि, जैसे घंटी, जो मंदिर की घंटी होती है, आप देखिए उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। एक विशेषता इसकी होती है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता होता है कि धातु को पीटकर, धातु पर क्या कर कर पीटकर इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, चादर। धातु को पीटकर चादर बनाना यह एक
विशेषता होती है धातु की, उसको पीट पीट कर चादर बनाते, जैसे आप एल्युमिनियम का चादर देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा आघात वर्धनीय धातु होता है सोना। एक विशेषता इसी प्रकार से होती है जिसे हम कहते हैं तन्यता। तन्यता वह विशेषता होती है कि किसी धातु को हम किसी तार में परिवर्तन कर दें, तार में इसे खींचकर तार में परिवर्तन, इसको दोनों तरफ से खींचे और ये लंबा तार बन गया। तो सबसे अच्छा तन्य धातु होती है सोना। 2 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो ये कुछ विशेषता धातु की हो गई। उदाहरण समझे धातु की। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब किसके उदाहरण हैं? धातु के। एल्युमिनियम, आयरन, ये सब धातु के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अधातु की विशेषता क्या होती है। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस का अगर हम उदाहरण समझे तो सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। द्रव की बात करें तो ब्रोमीन। गैस की बात करें तो क्लोरीन, पाउडर में भी पाया जाता है, क्लोरीन गैस भी होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। इसलिए हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये इसी अवस्था में पाई जाती है। अगला बात करें तो इनके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है धातु में, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है या लेना पसंद करते हैं। इसे हम आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी फिलहाल हम केवल विशेषता को देख रहे हैं। इसके अंदर ध्वनिता नहीं पाई जाती है। आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। तन्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है। और उदाहरण की अगर बात करें तो इसके उदाहरण जैसे यहां लिखा हुआ है, ये सब किसके उदाहरण हैं? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब किसके उदाहरण हैं? अधातु के। अगर हम बात करें विद्युत की, कि विद्युत या आपको ऊष्मा का ये सुचालक होता है कि चालक होता है, तो धातु में भी याद रखेंगे कि यह विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा कौन होता है? चांदी। इसी तरह अगर हम अधातु की बात करें तो ये भी विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक ना होकर यह कुचालक होता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सुचालक होता है, याद रखेंगे। धातु की और विशेषता अगर समझना चाहें तो धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। ये विशेष रूप से हम धातु अधातु जब पढ़ेंगे वहां पर और चर्चा करेंगे। अधातु की जो विशेषता होती है वो धातु तथा अधातु के मध्य स्थित होती है। यानी कि इनके अंदर इन दोनों ये जो गुण है, ये दोनों में से कुछ कुछ गुण इनके भी पाए जाते हैं, कुछ इसमें भी पाए जाते हैं। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो ये सारे चीजें किसके उदाहरण हैं? उपधातु के। तो मुख्यतः उपधातु जो उपयोग में आता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम की विद्युत चालकता या उष्मा चालकता की बात करें, इन्हें हम उदाहरण से इनको समझते हैं कि सिलिकॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाने में उपयोग होता है, और सिलिकॉन जर्मेनियम इन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। लेकिन अगर इसे हम शुद्ध रूप में उपयोग करें तो इस शुद्ध रूप में यह कुचालक होता है। इसमें कुछ अशुद्धियां हम मिलाते हैं जिसके बाद ये चालक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो सोलर सेल का निर्माण हम इसी से करते हैं। ये तत्व का वर्गीकरण हो गया। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। आगे हम देखते हैं यौगिक क्या होता है। कंपाउंड। जैसा हमने देखा, तत्व जो है वो एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक
तत्वों से जो मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि यहां पर जो दो या दो से अधिक तत्व इसमें मिलाए जाएंगे वो एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। निश्चित अनुपात कहने का अर्थात हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए H2O, यह एक पानी का सूत्र है। हाइड्रोजन यहां पर दो अणु मौजूद हैं, ऑक्सीजन के एक अणु। तो दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन मिलकर ही पानी का निर्माण करेंगे। यदि हम इसमें एक और हाइड्रोजन मिलाते हैं, H3O+ अगर हम लिखते हैं, तो यह पानी नहीं है बल्कि यह एक अम्ल है। तो आप देखिए ये पूरा बदल गया। तो जब दो एक अनुपात में ये निर्माण किया जाएगा तभी हम पानी को क्या कहेंगे? यौगिक। और ये निश्चित अनुपात होगा। दूसरा चीज यहां समझेंगे कि तत्व में हम देखे थे कि वहां एक ही प्रकार के परमाणु से मिले हुए, यहां दो अलग अलग परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये पानी बनाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक। इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझेंगे कि जब पानी बन गया है तो हाइड्रोजन की विशेषता, ऑक्सीजन की खुद की विशेषता, ये दोनों अपनी खुद की विशेषता खो देते हैं। जैसे समझेंगे, ऑक्सीजन एक सहायक, ज्वलन सहायक है। क्या है? ज्वलन सहायक है, यानी कि किसी चीज को जलने में मदद करता है ऑक्सीजन। लेकिन जब ये पानी में बन गया तो पानी तो आग बुझाने का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन ने अपनी ज्वलन सहायक जो भूमिका है, इसकी विशेषता वो भूल गया। हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, इसे हवा में उड़ जाना चाहिए। लेकिन यहां पर बनने के बाद ये ऐसा नहीं होता, इसका घनत्व ज्यादा हो जाता है हवा से। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने भी अपनी विशेषता खो दी है। यानी कि यौगिक में जिस तत्वों से यौगिक बना हो वह तत्व अपने विशेषता को खो देते हैं। ठीक है? तत्व अपने विशेषता को खो देते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जो यौगिक होगा ये खो देते हैं। इसका अर्थ एक यह है कि यौगिक जो होगा वो यौगिक की जो भी विशेषता हो वह तत्व से भिन्न होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक। यहां पर दो तत्व मिले, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है? सोडियम एक धातु है और क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए और एक नया यौगिक बना दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नमक। तो नमक की गुण अलग होते हैं, ये धातु है और ये क्या है? अधातु। नमक, इनका pH जो होता है वो 7 होता है। तो ये देख लीजिए यहां पर कि NaCl ने अपनी पूरी अलग ही एक अपना गुण बना लिया है। एक और उदाहरण समझिए। कार्बन ऑक्सीजन, क्या मिला? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक? और यही दो तत्व हैं, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? अब देखिए दोनों के जो तत्व हैं दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिला है, लेकिन जब एक एक अनुपात में मिलता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, ये जहरीली गैस होती है। और जब 1 और 2 का अनुपात मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो जहरीली गैस नहीं होती है। ठीक है? जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो दोनों बना एक ही तत्व से है, लेकिन वो अपनी विशेषता खोल के जब यौगिक बनता है तो यौगिक की खुद की जो विशेषता होती है और ये तत्व की जो विशेषता होती है उससे भिन्न होती है। तो ये हो गया हमारे पास यौगिक। कुछ विशेषताएं हम यौगिक की लिख लेते हैं। तो यौगिक की कुछ विशेषता यह है कि अभी भी यौगिक एक समांगी होते हैं। समांगी मीन्स अब इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है? दूसरी विशेषता है हर एक यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं।
अधिक भिन्न परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार से बनेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व। दूसरी बात अगर हम करना चाहें, अनुपात सदैव नियमित होगा या फिर निश्चित होगा। दूसरी की अगर बात करें, यौगिक की विशेषता उसमें मौजूद तत्वों से भिन्न होगा। तो ये महत्वपूर्ण 3 विशेषता होते हैं यौगिक की, 4। ठीक है, तो ये यौगिक की क्या है? विशेषता या लक्षण। ठीक है, अगला भाग हम अगले क्लास में करेंगे।